लिए जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम डीएलएड का आने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये स्पेशली क्लास आपके डीएलएड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही मैंने रखी है। इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ मैंने रेशियो के, कुछ परसेंटेज के और कुछ आपके एज वाले क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो 3-4 टाइप के आपको क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे आज, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आज करवाऊंगी। ठीक है, और जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ पे भी क्वेश्चन कॉमनली पूछ लिए जाते हैं, तो आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राकेश और समीर की आयु का अनुपात 9:10 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। समीर की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रेशियो का भी हो सकता है और आपको इसको एज में भी इसको ले सकते हैं। पहले क्या है, राकेश और समीर की आयु का अनुपात दिया गया है और हमें बताना है समीर की वर्तमान आयु। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशियो वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि चलो राकेश की आयु कितनी हो गई है आपकी, जब 9:10 है तो राकेश की 9x हो गई है और समीर की हो गई है आपकी 10x। अगेन 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। अब 10 वर्ष पहले, ठीक है, 10 वर्ष पहले की आयु दोनों की क्या हो जाती है, तो एज में से 10 को आप माइनस करेंगे। 10 वर्ष पहले राकेश की जो आयु थी वो थी 9x - 10। आज की आयु में से 10 माइनस कर दो। और जो समीर की थी वो थी आपकी 10x - 10। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु ये थी। अब ठीक है, तो 10 वर्ष पहले जो उनकी आयु निकली है इसका अनुपात था 4:5, यानी ये जो 9x - 10 हमने निकाला और ये हमने 10x - 10 किया, इनका अनुपात था आपका 4:5। इस प्रकार की क्वेश्चन हमें x के फॉर्म में मिल गई है और यहाँ पे हम इसे सॉल्व करके पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सभी जानते होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसमें इस तरह से। तो 5 की मल्टीप्लाई 9x - 10 में होती है, तो थोड़ा जल्दी करेंगे। 5 की वैल्यू 9x में होगी तो आपकी हो जाएगी ये 45x और -5 की मल्टीप्लाई 10 में तो आपका हो जाता है ये 50। अगेन हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों में और यहाँ चले जाएंगे दोनों, तो ये 4 की मल्टीप्लाई 10x तो ये हो जाता है आपका 40x और -4 की अगर 10 में होगी तो ये बन जाएगा आपका 40। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं और x वाले टर्म हम एक साथ कर लेते हैं। तो आगे हमारा आ जाता है 45x - 40x इज इक्वल टू, ये जो -50 है ना, ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाके +50 बन जाता है। ये +50 और ये -40 एज इट इज़ जहाँ पे था वहीं पे इसको पुट कर लेते हैं। यहाँ से इनको माइनस करके देख लेते हैं, ये बन जाएगा आपका 5x और यहाँ पे हमारा आ जाता है 50 - 40, ये हमारा 10 आ जाता है। और यहाँ से अगर मैं x निकालूँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10/5, यानी x इज इक्वल टू 2 आ गया है। जब x की वैल्यू 2 आ गई है तो हमें निकालना है समीर की वर्तमान आयु। और समीर की जो वर्तमान आयु थी वो थी, यहाँ पे देख सकते हैं हम s लिखा हमने समीर की आयु के लिए, वो थी हमने मानी 10x। यानी अगर समीर की आयु 10x है तो हो जाती है 10 × 2, यानी ये हो जाएगी आपकी 20 समीर की आयु। ऐसा हमने समीर को डिनोट किया है ना। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने क्या किया, रेशियो वाले पार्ट से इनको, हम जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन को कहीं पे सॉल्व करते हैं तो उनमें x लेके चलते हैं। मैंने आपको, अगर मेरी क्लासेस आपने पहले देखी होगी तो हम इसी प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कीजिएगा, एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एज का। यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से, ठीक है, ए की उम्र बी से 2 वर्ष अधिक है तथा बी की उम्र सी की दुगनी है। यदि ए, बी एवं सी की उम्र का योग 27 है तो बी की उम्र क्या है? क्या दिया गया क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ए की उम्र बी से 2 वर्ष अधिक और जो बी की है वो सी से दुगनी है। ए का रिलेशन है बी से दुगना और बी का रिलेशन है सी से। तो सबसे पहले हम सी की एज मान लेते हैं, क्योंकि जो घूम के जा रहा है रिलेशन ना, बी का सी से है, बी का ही ए से है, तो हम क्या लेंगे, सी की एज। तो माना सी की एज है x, सी की हमने x ले ली तो बी की उम्र कितनी है, यहाँ पे दिया गया है बी की उम्र सी की दुगनी, यानी बी की हो जाएगी 2x। और जो ए की एज क्या है वो है बी से 2 वर्ष अधिक, यानी
जो बी की एज है हमने निकाली 2x, इससे 2 अधिक यानी ए की एज हो जाती है 2x + 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट में सी की उम्र थी हमने सी की x मानी, अगर हम बी की मान के चलते तो यहाँ जो बी की एज थी फिर हमें कुछ और करना पड़ता। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के तरीके जो होते हैं ना, आप एक बार पॉज करके वीडियो को ध्यान से इन क्वेश्चन के तरीकों को देख लीजिएगा कि हम करते क्या हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कि ए की उम्र है बी से 2 वर्ष अधिक, यानी ए की उम्र कैसे निकलेगी जब हमें बी की उम्र पता होगी। और आगे हमने पढ़ा कि बी की उम्र सी की दुगनी है, यानी बी की उम्र हमें कब पता चलेगी, जब सी की उम्र हमें पता चल जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सी की ही उम्र ले लेते हैं, उसके बाद हम बी की निकालते हैं, और जब बी की पता चल जाती है तो हमें सी ए की भी उम्र पता चल जाती है। आगे क्या लिखा गया है कि तीनों की उम्र का योग 27 है, यानी ए की उम्र, बी की उम्र, सी की उम्र, तीनों की योग 27 है। यानी ए का है 2x + 2 और बी का आपका +2x और सी की उम्र है x, और टोटल इसकी एज हो जाती है आपकी 27। हम तीनों को ऐड करेंगे तो 2, 4 और 5, यानी ये 5x + 2 = हमारा यहाँ पे हो जाता है 27। कैलकुलेशन भी आपकी थोड़ा फास्ट होनी चाहिए, और जब भी आपने अगर मेरी क्लासेस करी है तो मैंने आपको बताया है कैलकुलेशन हमारी फास्ट होती है प्रैक्टिस से। ठीक है, तो यहाँ पर 5x = हो जाता है, ये 2 इधर चल जाएगा राइट साइड में, 27 - 2, और यहाँ से हमारा 5x = आता है 25, और x हमारा आ जाता है 25/5 = 5। ये मैंने निकाला है यहाँ पे जो 5 है x, और x किसकी उम्र थी, हमने c की उम्र। क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, b की उम्र क्या है, तो b की उम्र क्या थी, c की उम्र की दुगनी यानी 2x यानी 2 × 5 कर देंगे तो b की उम्र कितनी निकल गई हमारी, 10 निकल गई है। इस प्रकार हमने बी की उम्र निकाली। क्वेश्चन बहुत लॉन्ग नहीं होते हैं, ये बहुत शॉर्ट होते हैं। थोड़ा सा अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और अगर साथ में अभी भी आपके पास 15 दिन का समय है, अभी भी अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कुछ न कुछ क्वेश्चन तो आप करके ही ले जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी बात मान सकते हैं तो आप क्या कीजिए, इस समय आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कम देखिएगा, कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपका परसेंटेज है, आपका लॉस ऑफ मॉस ऑफ LCM HCF है, आपका एज रिलेटेड क्वेश्चन है, परसेंटेज, रेशियो यानी आपका प्रतिशत, अनुपात, आपका आय संबंधी प्रश्न, और ये आपका जो औसत है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आप कुछ और नहीं भी कर पाते हैं तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन एज का कर लेते हैं। शरद की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 हो जाएगा। शरद की वर्तमान आयु क्या है, क्या पूछा गया है, शरद पर दिया क्या है, शरद की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। पुत्र से उसकी आयु रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं, यानी शरद का जो सन है, ठीक है, तो सन की जो आयु है वो है आपकी x, तो शरद की जो आयु हो जाएगी, सॉरी इसको फादर ही कर लेते हैं ना, तो जो शरद है यानी फादर है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी यानी 3x हो जाती है 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, 6 वर्ष बाद क्या होता है, उनकी आयु का अनुपात दिया गया है। पहले हम निकाल लें कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाती है। 6 वर्ष बाद जो पुत्र है, पुत्र की आयु हो जाती है x + 6, और जो शरद है उसकी आयु हो जाती है आपकी 3x + 6 हो जाती है पुत्र की आयु। ठीक, अब उनकी 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात देख लेते हैं। तो पुत्र की आयु है, सॉरी, तो उनका जो अनुपात दिया है ना, उनकी है, तो पहले फादर की आयु आएगी। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात यानी पुत्र और पिता और पुत्र की आयु, ये अनुपात हो जाता है 5:2। और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करते तो ये बन जाता है 6x + 2 और 6 × 12 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये 5x और ये आपका 6 × 5 = 30 बन जाता है। आगे मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाता है 6x - 5x = 30 - 12, और यहाँ से x = हमारा आता है आपका 18 आता है, x = हमारा 18 आ जाता है। ये x आई जो मानी थी वो हमने पुत्र की मानी थी, सन की, हमें निकालनी है शरद की आयु यानी फादर की आयु क्या थी,
पुत्र की आयु की 3 गुनी 3x यानी 3 इंटू 18। तो यहाँ पर पिता की आयु हो जाती है आपकी 54, पिता की आयु हो जाती है 54 वर्ष। तो यहाँ पे हमने जो पहले क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही निकलते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस पे ज़रा ध्यान रखिए और जितना कम समय में आप सॉलिड क्वेश्चन जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन हम कर चुके ना। एक संख्या में 40 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं का 125% हो जाती है। संख्या क्या है? ये प्रतिशत का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे परसेंटेज से क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। देखिए तो क्वेश्चन में क्या हमें बताना है, संख्या बतानी है। संख्या क्या है? आप किसी ट्रिक से क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि हम क्लासेस मोस्टली उनके लिए करवाते हैं जो ट्रिक से नहीं बल्कि बेसिक मेथड जो आपका तरीका होता है उसे करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक संख्या में संख्या मान लेते हैं, माना संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, संख्या में 40 जोड़ दिया जाए, यानी संख्या में हम जोड़ देते हैं 40, तो संख्या क्या बन जाती है, स्वयं की 125%, यानी स्वयं क्या है, संख्या x है और वो क्या बन जाती है, x की 125%। यानी अगर हम संख्या में 40 ऐड करते हैं तो वो बन जाती है x की, यानी स्वयं जो संख्या x है उसकी 125%। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x + 40 इज इक्वल टू x इंटू 125/100%, का मतलब यही होता है। और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/4 इस तरह से। और आगे ये क्वेश्चन बनेगा x + 40 इज इक्वल टू 5x/4। अब आप देखेंगे हमें यहाँ पे निकालना है संख्या, यानी हमने संख्या मानी है, x मानी है संख्या। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x/4, यानी ये x को हम इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस है ना, तो ये बन जाएगा -x और इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा हो जाता है 40। एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 4x। जिनको बेसिक नहीं आता थोड़ा वो भी ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार के फ्रैक्शन इक्वेशन सॉल्व होते हैं। और ये x/4 इज इक्वल टू 40, और यहाँ से अगर मैं x निकालूँ तो ये हो जाता है, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 चक्को आपके 16, 160, यानी ये संख्या आ गई आपकी 160। ठीक है, तो सबसे पहले हमने संख्या मानी, संख्या में जोड़ा 40, और क्वेश्चन के अनुसार क्या था कि अगर 40 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी स्वयं की 125%। उसके बाद हमने उस संख्या का 125% निकाला तो वो हो गया आपका 5x/4। और इस प्रकार आगे हमने इसको सॉल्व किया, x प्लस में था यहाँ माइनस में चला गया है, और एलसीएम निकाल के जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमारी आती है 160, यानी वह संख्या क्या है, 160 है। ठीक है, ये था हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे भी परसेंटेज का देख लेते हैं, और ये हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है। और एक टाइप हम और देखेंगे, ठीक है, वो रेशियो का हमारा टाइप रहेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 96% छात्र पास होते हैं और 500 छात्र फेल हो जाते हैं, परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल थे। ठीक है, हमारा बेसिक तरीका वही रहेगा हमेशा कि परीक्षा में हमने छात्र मान लिए, छात्र थे x। अब फेल कितने हुए छात्र, पास कितने हुए, पास हुए आपके x के 96%, x इंटू 96/100, 96% मतलब क्या होता है, 96/100। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे आपका तो ये 4 से कैंसिल होता है, और ये हमारा आ जाता है 24x/25 छात्र हमारे पास होते हैं 96% और फेल होते हैं हमारे 500। तो अब क्या है, जो आपके पास दो तरीके बचते हैं, या तो आप क्या करो, कुल छात्रों में से आप 5 छात्रों को हटा दो। ठीक है, कुल में से पास माइनस करेंगे तो बाकी बचे वो क्या हो जाएंगे, आपके फेल हो जाएंगे। एक तरीका तो आपका ये होता है। एक आप क्या करेंगे, जितने पास हैं, ठीक है, और जितने फेल हैं, इतने पास हैं इसके
और इतने फेल हैं, इनको मिलाकर कुल छात्रों की संख्या। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, बाकी आपका लॉजिक है आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। या तो हम कुल छात्रों में से 5 छात्रों को माइनस कर देते हैं इज इक्वल टू फेल छात्र, या हम 5 छात्र प्लस फेल छात्र इज इक्वल टू टोटल छात्र। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से आपका सेम आएगा, क्यों, अगर आप यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ माइनस जाता है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 25x माइनस 24x, और 25 माइनस 24 यानी ये बचेगा x। एलसीएम आपका आएगा 25, और यहाँ से इज इक्वल टू 500, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं x निकालना चाहूँ तो ये x यहाँ जाता है आपका 500 इंटू 25, और ये मेरा आता है 125 इतना, यानी 12,500 छात्र थे। आप इन क्वेश्चन की वैलिडिटी की आंसर सही है गलत है कैसे चेक करेंगे? आप चेक कर सकते हैं कि इसका मैं 96% निकालती हूँ तो मेरे छात्र पास आ जाते हैं, और मैं अगर टोटल में से 5 छात्रों को माइनस कर देती हूँ तो क्या 500 आंसर आता है कि नहीं आता है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज 2 टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए, और 1-2 हम रेशियो के क्वेश्चन भी आज कर लेते हैं। बाकी हम कल क्या करेंगे, कुछ अलग अलग सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको कल करवाएंगे, ठीक है। ये एक रेशियो का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आज का। तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा? अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बहुत बारीकी से क्वेश्चन करना है और बहुत आसान तरीके से इसको करना है। हम पहले ऐसे करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे 2a इज इक्वल टू 3b, और यहाँ से हम एक चीज़ निकालेंगे a रेशियो b यानी a अपॉन b। जब मैं a अपॉन b करती हूँ तो ये 3 यहाँ रहता और ये 2 अपॉन में चला जाता है, ठीक है। a ये जो b मल्टीप्लाई में था अपॉन में आ गया है, 3 एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में था अपॉन में चला गया। अब यहाँ से ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन तो, और अगर आपके पास अलग तरीके हैं तो अभी आप क्वेश्चन के तरीके बिल्कुल मत बदलिएगा। आप जिन क्वेश्चन को करते हैं उन्हीं से आप प्रैक्टिस आगे करिएगा, ठीक है। 3b इज इक्वल टू 4c, और यहाँ पे हम निकालते हैं b अपॉन c, यानी ये c मल्टीप्लाई में अपॉन में चला गया, ये 4 यहीं पे रहेगा, और ये मल्टीप्लाई का 3 आपका अपॉन में चला गया, इस प्रकार से। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों में b कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर b तो आप देख रहे होंगे हर या डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पर b न्यूमरेटर या अंश में है। हम दोनों b को इक्वल करेंगे। हम b को इक्वल कैसे करते हैं यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर b हमारा है 4, और यहाँ पर b हमारा है, b के साथ जो आ रहा है रेशियो वो आ रहा है 2। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे जो b है इसको 4 बनाते हैं, और इस b को 4 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, b के साथ 2 है ना यहाँ पे साथ में, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ भी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा a अपॉन b है वो बन जाता है आपका 6:4, ठीक है। तो हमारा a अपॉन b बन गया 6/4 बन गया है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो हम इस वाले पार्ट को भी देख लेते हैं, और यहाँ से हमारा b अपॉन c बन गया 4/3। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी b 4 है, यहाँ भी b 4 है। अब हम इसका रेशियो लिख लेते हैं, और अगर मैं यहाँ पे रेशियो लिखूँ कि b हमने इक्वल कर दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c, यानी a मेरा 6 है, b यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम b को 4 लिख लेते हैं, और c देखती हूँ तो c यहाँ पे मेरा 3 आ जाता है। तो a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू हमारा आता है 6:4:3। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है, बीच का रेशियो इक्वल करना। बस अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम अभी रेशियो का, और आज हम क्लोज करेंगे इसको, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। एक संख्या का 40% एक अन्य संख्या के 3/4 के समान है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या है? क्रमशः मतलब क्या अनुपात निकलेगा? एक संख्या का 40%, माना एक संख्या हमने x ले ली, और x का 40% यानी x इंटू 40/100 हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो x का 40% हमारा निकल गया है आपका 2x/5।
ये जो x का 40% है यह अन्य संख्या के 3/4 के समान है। अन्य संख्या माना y है, तो ये जो 2x/5 आया ना, ये क्या है, कोई और संख्या है, उसका 3/4 यानी संख्या y है, तो y का 3/4 किसका, y का, यानी x का 40% जो निकला 2x/5 ये है y का 3/4। इस प्रकार का इक्वेशन बन गया। हमें निकालना अनुपात, यानी हमें निकालना x/y निकालना सीधे सीधे, तो हम ये y को यहाँ अपॉन में ले आते हैं, तो ये बन गया हमारा x/y। जब x/y बना है और ये बता यहाँ पे 3/4, तो हम क्या करेंगे, जो 5 था अपॉन का इसे मल्टीप्लाई में ले जाते हैं और मल्टीप्लाई का 2 इसे अपॉन में रख देते हैं, और यहाँ से x/y यानी x और y का जो अनुपात निकलेगा वो निकलता है हमारा 15:8। तो ये 15:8 हमारा कोई ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे आता है। इस प्रकार आज हमने 3-4 टाइप के क्वेश्चन करे हैं। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए और कहीं पर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।